आप देखो बेटे, हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू नीट नीट की। ठीक है बेटे, मगर ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, इसको कैसे करना है हमने? सबसे पहले इसको चैप्टर वाइज हम डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो सारी चीजें सीख लेंगे जिससे हम कुछ पढ़ने के लायक बनेंगे। ठीक है, सबसे पहला यूनिट जो मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगा उसको कहते हैं आईयूपैक सिस्टम। आईयूपैक मतलब नॉमेनक्लेचर जिसको आप कहते हो। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में मैं आपको बेसिक छोटी 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 बातें भी बताऊंगा पहले, उसके बाद नॉमेनक्लेचर करेंगे। इसके बाद सेकंड यूनिट जो हम पढ़ेंगे ना, वो हम इसमें पढ़ेंगे बेटे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशंस एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, इसके बाद तीसरा यूनिट जो इसमें हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या जिसको आप कहते हो जीओसी। ठीक, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बाद हम शुरू करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। जब ये सारे यूनिट्स हम पढ़ेंगे ना, फिर अब आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप फिर एक एक करके हम हाइड्रोकार्बन, एल्केन्स, एल्कीन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, वो सारे हम पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर पहले हमें इस तरह से यूनिट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। आप चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे कोई ऑनलाइन पढ़ेगा, यूट्यूब से मिलेगा। इसमें सारे आपको क्वेश्चंस, आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ, नोट्स वोट्स सब कुछ मिल जाएगा वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ। इसके अलावा असाइनमेंट है ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटे, अब शुरू करते हैं रब का नाम लेकर पहला यूनिट। क्या? आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। इस चीज को पढ़ने के लिए पहले छोटी छोटी बातें पहले हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये होती क्या भला है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहला शख्स जिसने कुछ भी कहा उसका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने क्या कहा? उसने कहा कि वो केमिस्ट्री केमिस्ट्री विच डील्स विद, जो डील करती है किनके साथ? कंपाउंड्स obtained from living organisms, यानी कि उन कंपाउंड्सों की केमिस्ट्री जो लाइफ के साथ रिलेटेड हो। लाइफ में चाहे किसी भी जिंदा या मुर्दा चीज में से, मगर लिविंग रहा हो कभी, उसमें से निकले। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है फॉर्मिक एसिड, सुना होगा आपने नाम, 9th-10th में भी ये फॉर्मिक एसिड होता है वर्ड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की फार्मूला क्या होती है? HCOH। ये फॉर्मिक एसिड मिलता है रेड एंट से, लाल चींटी से, इसको कहते हैं फॉर्मिका। इसी तरह से बहुत सारे हैं। एसिटिक एसिड विनेगर से, है ना, ऑक्सैलिक एसिड टमाटोज, है ना, बहुत सारी इस तरह से। और इसने ये कहा, बर्जीलियस ने बेसिकली इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। वो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी? वो वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि जो कोई भी केमिकल सबस्टेंस ऑर्गेनिक होता है उसमें खास तरह का फोर्स होता है, खास तरह की ताकत होती है, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्मों से ही कहीं ना कहीं लाइफ से ही जुड़ा होता है। इसीलिए इसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। लेकिन
आस्ता आस्ता वक्त बदलता गया और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वूलर। वूलर ने क्या किया, वो एक बार ये कंपाउंड बना रहा था अमोनियम साइनेट। ये टिपिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, किसी भी लाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं है इसका। ये कहीं से किसी ह्यूमन बीइंग से या किसी प्लांट से या किसी एनिमल से कहीं से नहीं निकल सकता। तो वो क्या कर रहा था, वो अमोनियम साइनेट को हीट किया उसने, और अमोनियम साइनेट को हीट करने के बाद उसे क्या प्राप्त हुआ, उसे यही कंपाउंड रीअरेंज होकर बना NH2CONH2, इसको बोलते हैं यूरिया। इसको कहते हैं अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट टिपिकली इनऑर्गेनिक, कोई लाइफ के साथ लेना देना नहीं, और यूरिया यूरिन में से निकलता है, इट इज एन ऑर्गेनिक। तो टिपिकल इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना, तो इससे पहला झटका लगा वाइटल फोर्स थ्योरी से। उसके बाद कई आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए गए कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और फिर ये थ्योरी कि ये कोई खास ताकत होती है इनमें, ये ज्यादा देर तक नहीं चली। इसलिए ये जो डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यह भी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। फिर मॉडर्न डेफिनेशन क्या है इसकी? मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कंपाउंड्स which are basically hydrocarbons and its derivatives, or chemistry of hydrocarbons and its derivatives is known as organic chemistry। यानी कि अगर हम कहें मॉडर्न डेफिनेशन तो क्या कहते हैं, हम कहते हैं केमिस्ट्री of hydrocarbons and its derivatives is called organic chemistry। अब ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, उन्हीं कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक बेटे, यानी कि हम कह सकते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, C&H, उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। फर्दर ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, क्या क्या? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होते हैं? हमेशा मेरी बात याद रखना, जिनमें ओनली कार्बन सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड हो, ओनली कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो। जिन कंपाउंड्सों में सिर्फ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स हो, उनको हम, यानी कि कोई पाई बॉन्ड नहीं हो, उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड, जिसको आप कहते हैं एल्केन्स। एल्केन्स आर द एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? कंपाउंड्स विद कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड या बॉन्ड्स। जैसे इसमें आ गया एल्कीन्स, एल्काइंस। अच्छा, मेरी एक बात याद रखना, अनसैचुरेशन का मतलब होता है कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, एक या एक से ज्यादा पाई बॉन्ड्स।
अनसैचुरेशन का मतलब नहीं होता है कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन पाई बॉन्ड, नहीं, दिस इज नॉट अनसैचुरेशन, दिस इज नॉट अनसैचुरेशन, ये अनसैचुरेशन नहीं है, नॉट अनसैचुरेशन। यानी कि सिर्फ पाई बॉन्ड देखकर ही आप बोलोगे अनसैचुरेशन है, ऐसा नहीं है, ये अनसैचुरेशन नहीं है, ये अनसैचुरेशन नहीं है। अनसैचुरेशन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, या कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन आगे कहीं और डबल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है, ये सारे डाइन्स ट्राइन्स कुछ भी, मगर कार्बन और कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन को ही, पाई बॉन्ड को ही अनसैचुरेशन कहते हैं। यानी कि अनसैचुरेशन का मतलब हमेशा याद रखना, क्या अनसैचुरेशन मींस, अनसैचुरेशन मींस क्या, अनसैचुरेशन मींस कार्बन 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 पाई बॉन्ड या बॉन्ड्स, किसी और के बीच में पाई बॉन्ड हो ऐसा नहीं, कार्बनों के बीच में ही होना चाहिए। ये होते हैं हाइड्रोकार्बन, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विच कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्केन्स, अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स एल्काइन आमतौर पे ये लेते हैं, बाकी भी हो सकते हैं। ठीक, अब डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यही लिखा हमने, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वही बताने वाला हूं। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है अगर कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन में, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड हो, उसमें से हाइड्रोजन या कोई एटम, कोई और भी एटम निकाल के कोई ऐसा एटम या ग्रुप दिया जाए जो उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करे, उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। यानी कि डेरिवेटिव क्या होता है, कंपाउंड obtained by replacing क्या, हाइड्रोजन या कार्बन ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय स्पीशी, स्पीशी एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो सेटिस्फाई करे वैलेंसी, विच सेटिस्फाइज वैलेंसी। जैसे देखो एग्जांपल, सपोज हमारे पास है CH3CH3, इसको आप इथेन कहते हो, ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें से मान लीजिए हमने H निकाल लिया और इसके बदले आपने CHO दे दिया, क्या बनेगा ये CH3, CH3 थे, एक निकला, दो ही बच गए, और उसके बदले बॉन्ड बनाया CHO से, इसको डेरिवेटिव कहेंगे। सपोज आपने इसमें से H निकाला, इसके बदले OH दे दिया, क्या बनेगा CH3 CH2OH। सपोज आपने इसमें से H निकाला, जरूरी नहीं है इसका, किसी भी कार्बन से निकाल सकते हो, इसके बदले आपने क्लोरीन लगा दिया, क्या बनेगा CH3 CH2Cl। दीज आर ऑल डेरिवेटिव्स। इसी तरह से सपोज हमारे पास एल्काइन है या हमारे पास एल्कीन है, इसमें से आपने H निकाला, उसके बदले OH दिया, ये बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड COH। इसमें से आपने H निकाला, उसके बदले आपने CHO दे दिया, ये बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CHO। इसके बदले आपने H निकाला, उसके बदले आपने क्लोरीन लिख दिया, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसके से आपने H निकाला, उसके बदले आपने COOH लगा दिया, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHCOH। ये सारे हो गए डेरिवेटिव।
ये सारे डेरिवेटिव्स हो गए, ये सारे डेरिवेटिव्स होते हैं। समझ आई मेरी बात? वही केमिस्ट्री जो कार्बन हाइड्रोकार्बन हो और उनके डेरिवेटिव्स के साथ डील करे, उसी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब सबसे पहली छोटी सी बात, ये तो हो गई डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब सबसे पहली बात जो हमने सीखनी है उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट या लिखा जा सकता है, लिखा जाता है। हाउ टू राइट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने का यानी कि रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके होते हैं। क्या क्या? एक, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा, कंडेंस्ड फार्मूला। तीसरा, एक्सपेंडेड फार्मूला। चौथा, बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया MF, कंडेंस्ड फार्मूला, एक्सपेंडेड फार्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड की वो फार्मूला जिसमें हमें सिर्फ ये पता चलता है इस कंपाउंड में अलग अलग तरह के जो एटम्स हैं वो कितने हैं। यानी कि इट गिव्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है, मान लो पेंटेन है, पेंटेन हो गया C5H12, ये इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगी। इसमें क्या पता चला? इसमें हमें पता चला कि कार्बन इसमें 5 है, हाइड्रोजन इसमें 12 है। ये जो फार्मूला हुआ बेटे, ये हुआ इसका क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद दूसरा होता है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है? कंडेंस्ड फार्मूला होता है जब हम सिर्फ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स लिखें, बाकी हाइड्रोजन जो है या बाकी जो एटम्स हैं वो इकट्ठे कर दें। व्हेन वी राइट ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, जैसे इसी C5H12 को अगर कंडेंस्ड फार्मूला में लिखना है तो C5H12 हुआ CH3 CH2 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 और CH3। इसमें हमने पूरा इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को तो लिख दिया, और कैसे? कंडेंस वे में कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखा दिए, बाकी सारे हाइड्रोजन इकट्ठे करके लिखे जिसके जितने होंगे। ठीक। ये तो पता है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा होता है एक्सपेंडेड फार्मूला। ये होता है फार्मूला जिसमें सारे बॉन्ड्स लिखे जाते हैं, in which all the bonds are written या shown। सपोज इसी C5H12 की हमने एक्सपेंडेड फार्मूला लिखनी है, कैसे लिखेंगे? एक कार्बन 2 3 4 5, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ये लो, और हर किसी बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन लगा है H H H।
इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फार्मूला। और चौथा, जिसमें आम तौर पे हमारे एग्जामिनेशन में, नीट हो, जेई हो, कोई भी हो, उसमें आमतौर पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में, इस तरह से आते हैं। और बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है, जरा हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इट इज मेथड bond line notation या representation. It is method in which organic compound OC, organic compound OC मतलब OH और नहीं, organic compound is represented by bonds, represented by bonds, यानी कि लाइंस। इस लाइन का हर कोई एंड, लाइन का हर कोई एंड कार्बन होता है, और जो बॉन्ड्स नहीं दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन मानने होते हैं, हाइड्रोजन को नहीं लिखना होता है। ठीक, यानी कि रिप्रेजेंट बाय बॉन्ड्स या लाइंस, ईच एंड इज कार्बन। हर कोई एंड जो होता है वो क्या होता है, कार्बन। बॉन्ड्स not shown are hydrogen, are satisfied by hydrogen। इसमें हम सिंबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे Me लिखा कभी, ये मिथाइल होता है, Et लिखा इथाइल होता है, PH लिखा ये फिनाइल होता है, ये एटसेट्रा। बाकी जो आएंगी सिंबल तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास यही C5H12 था, हमें इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखना है। एक कार्बन, 2, 3, 4 और 5, ये होगी इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन। देखो ये हो गया कार्बन, 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 कार्बन और कार्बन, हो गए 5 कार्बन। अब हाइड्रोजन देखिए, मैंने कहा जो बॉन्ड नहीं दिखते हैं वो हाइड्रोजन है। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, 3 इसमें हाइड्रोजन होंगे। इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 इसमें हाइड्रोजन होंगे। इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हैं, बाकी 2 इसमें हाइड्रोजन होंगे। हो गए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3। हो गए ना, 3 3 6 4 10 और 2 12, हो गए H12 सॉरी। ठीक, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे, ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सपोज ऐसे लिखा है, इसका मतलब हुआ यहां पर, सॉरी जैसे ये है, ये डबल बॉन्ड है। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 और 4। इसने 2 बॉन्ड बनाए, 2 इसमें हाइड्रोजन हो गए। इसने 1 2 3 बनाए, 1 हाइड्रोजन होगा। इसने 2 बनाए, 2 हाइड्रोजन हो गए। इसने 1 बनाया, इसमें 3 हाइड्रोजन हो गए। अभी जैसे हमारे पास ये है, इसका मतलब होता है 1 2 3 और 4, 4 कार्बन है, और बीच में दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि जहां पर खत्म होगा वहीं पर कार्बन है। ठीक, इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं हमारे पास वो आते ही हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में। ठीक, ये हुआ पहली बात, कैसे हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। पहला तो तरीका यह है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा होती है जितने सिग्मा बॉन्ड हो
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, इससे हम हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं। जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे प्लस लोन पेयर होंगे वो हाइब्रिडाइजेशन होगी। सपोज अगर इसको सम करके 2 आया तो वो sp हो गया, सम करके 3 आया तो sp2 हो गया, सम करके 4 आया तो वो sp3 हुआ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसके अलावा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि कार्बन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंडों में मेनली इस्तेमाल, उसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 हो गया, 1s2 2s2 और 2p2। तो इसमें डी सबशेल ही नहीं है। तो कार्बन में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो एलिमेंट्स बड़े ही पॉसिबल नहीं होते हैं बनना जिनसे जो डी में हो, डी ऑर्बिटल जिसमें हो। इसलिए इसमें आमतौर पे sp sp2 या sp3 ही हाइब्रिडाइजेशन होगी, डी इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक, इसमें 3 ही तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी। मगर इससे अच्छा रहता है ऐसे देखना, इस तरीके से अच्छा रहता है ऐसे देखना। याद रखना, कोई भी कार्बन जिसके दाएं बाएं ऊपर नीचे आपने कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखा, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जैसे इसमें नहीं है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होगी। जिस कार्बन पे आप एक डबल बॉन्ड देखोगे, चाहे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। और जिस कार्बन पे आप 2 डबल बॉन्ड देखोगे, 2 डबल बॉन्ड मतलब यहां से और यहां से, या एक ट्रिपल बॉन्ड देखोगे, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। ठीक, क्लियर? इसके अलावा क्या बात याद रखना, जैसे एग्जाम्पल पहले देख लो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कंपाउंड है, कोई हमें कह रहा है कि इन सारे कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन बताओ जी, इन सारे कार्बनों की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है। देखो जरा ध्यान से, यहां पर कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है इस कार्बन पे? इस पोजीशन नंबर, इसको ऐसे कर लेते हैं, मार्किंग करते हैं पोजीशनों की, वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो मार्किंग कर देता हूं पोजीशनों की, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये नॉमेनक्लेचर की मार्किंग नहीं है, मैं ऐसे नंबरिंग दे रहा हूं। इस 1 कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर भी कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसकी भी sp3। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, यहां पर कुछ भी नहीं है तो sp3, यहां पर डबल बॉन्ड है तो sp2, यहां पर भी डबल बॉन्ड है तो sp2। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? जैसे एक और एग्जांपल देख लो। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, बेंजीन के नाम से जानते हैं। इस कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख रहा है तो sp2, इधर भी दिख रहा है तो, इधर भी दिख रहा है तो, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। इन सब कार्बनों पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ आई मेरी बात? इन सब कार्बनों पे क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसके बाद एक एक्सेप्शन बताता हूं, या पहले 2-3 एग्जांपल और करते हैं। सपोज हमें हर कार्बन पे बोलना है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो क्या है यहाँ पर? sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड दिख रहा है। यहाँ पर भी sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड है। कुछ भी नहीं दिख रहा डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो sp3। यहाँ पर sp2। ठीक, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो sp2 है, sp2 है, यहाँ sp है, यहाँ sp है। ठीक, अब देखो, मान लीजिए हमारे पास ये एक कंपाउंड है,
जिसको हम बेंजीन कहते हैं। बेंजीन में से अगर दो हाइड्रोजन किसी भी तरीके से निकले कंसेक्यूटिव पोजीशंस पे, यहां से और यहां से H2 निकल गया, तो यह नया इंटरमीडिएट स्पीशी बन गई। इसको कहते हैं बेंजाइन। क्या कहते हैं इसको? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रह गया, यहां पर एक, क्योंकि इस हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये ऐसे टूटा, एक ये वाला हाइड्रोजन ले गया, एक इस पे रह गया, और ये सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले गया, एक कार्बन पे रह गया। इसी तरह से ये बॉन्ड भी सिग्मा है, इसमें एक कार्बन ले गया, एक हाइड्रोजन ले गया, तो ये सिग्मा हाइब्रिड ऑर्बिटल रहा। हमेशा याद रखना चाहिए, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता है। सॉरी, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा पाई बॉन्ड बनाता है। अनहाइब्रिड सिग्मा बना सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि पाई बॉन्ड अबव एंड बिलो बनता है, उसमें दो लूप्स होने चाहिए। इसलिए ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर है और एक इलेक्ट्रॉन इधर है। चूंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है, ये वेव है, ये घूमेगा। इसलिए क्या देखा गया है बेंजाइन में, इस चीज को कहते हैं बेंजाइन। जो आपने यहां पर बनाया है, इसको बेंजाइन कहते हैं। एक्सेप्शन है ये। इसमें ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऊपर नीचे यहां पर घूम रहे होते हैं ताकि स्टेबिलिटी आए, ये दो इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ये पाई बॉन्ड नहीं है, इट इज नॉट ए पाई, नॉट ए पाई बॉन्ड। इसलिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन है। क्या है ये? डीलोकलाइजेशन मतलब घूमना फिरना ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन मींस घूमना फिरना ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए दिखता तो ऐसे है ये ट्रिपल बॉन्ड, मगर ये जो बाहर वाला ब्लैक से मैंने बनाया बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड नहीं है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन है। इसलिए ये पाई बॉन्ड में नहीं आएगा। इसलिए इस कार्बन की sp नहीं, sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन होती है। हालांकि दिख रहा है यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, जो कि वाकई में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ये क्या है? ये सिग्मा बॉन्डों का घूमना फिरना है, क्योंकि ये सिग्मा से बना। अगर ये पाई बॉन्ड होता तो ये बॉन्ड ऐसे बनना था, यहां पर बना था, ये ऐसे बनना था नीचे। उससे इस रिंग की एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये जब टूटता है तो ये ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज नहीं होता है, हाइब्रिडाइज ही रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर रहते हैं, क्योंकि उससे इसकी एरोमेटिसिटी कैसे देखते हैं, क्या होता है, वो पढ़ना है जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे। एक आध महीना नहीं, वो थोड़े से दिन, तो आप देखोगे कि जो एरोमेटिसिटी होती है वो क्या होती है। अगर इसमें पाई बॉन्ड बन जाए यहां पर, तो एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी, जिससे ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। इसलिए हालांकि है भी, ऐसे भी अनस्टेबल है, मगर फिर भी ये इंटरमीडिएट है, और इसमें कोई भी ये पाई बॉन्ड नहीं है। ये क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, फैलना। और इसलिए इसमें sp के बदले sp2 यहां पर, हालांकि ट्रिपल बॉन्ड मैंने दिखाया था। ये एक एक्सेप्शन, मेरी बात याद रखना। समझ आई मेरी बात? अदरवाइज जैसा दिखता है वैसा ही हमें हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये बात याद रखें। ठीक, ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन सिंपल से कंपाउंड्सों की। अब अगर हमारे पास स्पीशीज हो जिनमें चार्ज है या लोन पेयर है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर किसी भी कंपाउंड में आपने नाइट्रोजन देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या फास्फोरस देखा, और इस पे कुछ नहीं लिखा है, कोई चार्ज वार्ज नहीं, तो समझ जाना कि इस पे उसने नहीं, आपने ये सोचना है कि इसमें एक लोन पेयर होगी ही होगी, तो आपका काम है। क्योंकि नाइट्रोजन या फास्फोरस में लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 ने बॉन्ड बनाया, एक पेयर रहती है वैसे के वैसे। अगर ऑक्सीजन हो तो 2 लोन पेयरें होती हैं, हालांकि हमें इस्तेमाल एक ही होती है। सल्फर में भी 2 होती हैं,
और अगर हेलोजेंस हो इसमें 3 होती है। हेलोजेंस मतलब सॉरी 3 होती है, मैं 4 बना गया, 3 होती है। फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, इन सब में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। हालांकि होती 3 है या उसमें 2 होती हैं ऑक्सीजन सल्फर में, तो मगर हमें इस्तेमाल एक ही होती है। एक कैसे इस्तेमाल होती है, क्या होता है, वो हमने रेजोनेंस में सब कुछ पढ़ना है। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये चीज देखी तो समझ जाना कि इसमें लोन पेयर ऐसे होंगे, ये हमेशा याद रखना, दिस यू शुड रिमेंबर। ऑक्सीजन देखते ही कितनी लोन पेयर बनानी है, 2, हालांकि इस्तेमाल एक ही होगी हमारी। इसी तरह से सल्फर बना देखते ही, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और हेलोजन देखते ही, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पे 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन सल्फर पे 2 और हेलोजन जू पे 3। समझ आई मेरी बात? अच्छा, ये लोन पेयरों का याद रखना, ठीक। इसके आगे हम कल लेक्चर शुरू करेंगे। अब आप बहुत परेशान हो गए, तो इसके आगे हम कल शुरू करेंगे फर्दर।